नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन का कैसा अरेंजमेंट है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स से देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो बोर थ्योरी थी, सबसे पहले बोर थ्योरी को भी थोड़ा सा हल्का सा देखो और समझो। जो बोर थ्योरी थी, बोर थ्योरी क्या कहती थी? बोर थ्योरी की सबसे सीधी कहानी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन 2D मोशन करता है, 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर ने कभी 3 डायमेंशनल की बात नहीं करी। 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोर ने 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी। बोर ने 3 डायमेंशनल मोशन की बात नहीं करी। उसने यही कहा कि ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, 2 डायमेंशनली मूव करते हैं, 2 डायमेंशनली मूव करते हैं, यानी कि जैसा कि पेपर पर बना हुआ है वैसे ही मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। अब बच्चों जरा आप सोचो कि रियलिटी क्या हो सकती है। रियलिटी क्या होगी? रियलिटी वास्तव में क्या हुआ होगा? क्या इलेक्ट्रॉन 2D मोशन करता होगा? सच्चाई क्या होगी? सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। क्या 2D मोशन करता है, 3D मोशन नहीं करता है? इसको समझने की कोशिश करिए। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। हम एक बहुत बड़ी सी प्लास्टिक बॉल लेते हैं। ये काफी बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल है। ये प्लास्टिक बॉल है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बैलून ले लो, बॉल मतलब बैलून ले लो। ये प्लास्टिक का बैलून है, ट्रांसपेरेंट बैलून है। अब इस पक्की बात है, ये स्फेरिकल टाइप का होगा। ये जो बैलून है, ये आप एज्यूम कर लो कि हाँ ये स्फेरिकल टाइप का है, स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल है, ऐसा कुछ होगा। पक्की बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप एक मक्खी या मच्छर छोड़ दो। चलो मक्खी छोड़ देते हैं। यहां पर मक्खी छोड़ दो, मक्खी छोड़ दो। मक्खी कैसी मोशन करेगी? क्या मक्खी 2 डायमेंशनल मोशन करेगी? मक्खी ऐसे ही एक ही पाथ पर 2 डायमेंशनली मूव करेगी, या मक्खी 3 डायमेंशनली मूव करेगी? तो अच्छा, यहां पर एक काम करो, यहां पर गुड़ रख दो, कोई स्वीट रख दो, मीठा रख दो, कोई मीठी चीज रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मक्खी है वो किस तरह की मोशन करेगी? मक्खी 3 डायमेंशनल मोशन करेगी। 2 डायमेंशनल मोशन मक्खी किसी भी सूरत में नहीं करेगी। ये 2 डायमेंशनल मोशन की अगर आप बात करते हो मक्खी की, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो गलत है, रॉन्ग है, कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, मक्खी 3 डायमेंशनल मोशन करेगी, ये बिल्कुल ठीक है। 3 डायमेंशनल 3D मोशन करेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये 3 डायमेंशनल मोशन करेगी।
टू डायमेंशनल मोशन का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लो। अब चलते हैं हम एटम पर चलते हैं। तो देखो भाई, मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या होता है, 1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, वो तो नियरली मासलेस पार्टिकल है, नियरली मासलेस पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन तो मासलेस है। इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नियरली मासलेस। इलेक्ट्रॉन इज मासलेस, अप्रोक्सीमेटली मासलेस पार्टिकल मान लेते हैं, मानते हैं। ये जब हम मास को देखते हैं तो ये हम एज्यूम करते हैं, ये एजम्पशन है। अब आप ये बताइए कि अगर मक्खी 3D मोशन करती है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन कैसी मोशन करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन 2D मोशन करेगा? इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन 2D मोशन करेगा? अरे भाई, मक्खी का मास तो बहुत ज्यादा है। मक्खी अगर 3D मोशन करती है तो इलेक्ट्रॉन भी 3D मोशन करेगा। 2D मोशन का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता, यही करेगा, 3D मोशन करेगा, 2D मोशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता। इस सब चीजों को धीरे धीरे पकड़िए, प्रैक्टिकली पकड़िए। यानी कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हालात में 2D मोशन करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, उसका तो मास ही बहुत कम है, निगेटिवली चार्ज्ड है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का मास काफ़ी ज़्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ऐसे सीन में, ऐसे केस में किसी भी हालात में इलेक्ट्रॉन 2D मोशन करने वाला नहीं है। इसका मतलब बोर की ये थ्योरी यहाँ पर फेल है। मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की नींव रख रहा हूं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की फीलिंग दिलवा रहा हूं कि हाँ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आप अपनी जिंदगी में उतार सकें। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं, ये जब मैं फिनिश करूंगा आपकी जिंदगी में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उतर चुका होगा। अब हम बात करें, इसने कहा कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। तो देखो भाई, ये बात भी इसकी अब गलत हो चुकी है, ये भी फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो गई? ये बात भी क्यों फेल हो गई? अरे, ये जो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, ये 2D के रिगार्डिंग था। यहां पर तो 2D रह ही नहीं गया। जब मोशन ही 2D नहीं रह गई तो ये फंडा भी फेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट, ये एजम्पशन बोर की फेल हो गई। 3 साइंटिस्ट आए। अब 3 साइंटिस्ट आए, बोर फेल हो गए। 3 साइंटिस्ट आए, मैं तीनों के नाम तो जरूर लिखूंगा, लेकिन बात में एक की करूंगा। नाम मैं तीनों की लिखूंगा, लेकिन बात में एक की करूंगा। एक आए डी ब्रॉगली, एक आए डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने डुअलिटी दी, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। ये डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का होता है, और जब इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का होता है तो उस केस में उसकी जो वेवलेंथ है
वो H/P, H/mv भी लिखते हैं। आगे चल के इस पर बात करते हैं। एक साइंटिस्ट और आए, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा कि पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो उसको हम एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं कर सकते। ये हाइजेनबर्ग ने कहा। क्यों? क्योंकि वो डुअलिटी को शो करता है तो उसको डिटरमिन कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब ये दोनों ने तो काम किया ही, काम इनका बड़ा अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जिसने नींव रख दी, जिसने बिल्कुल चेंज कर दिया, वो थे श्रोडिंजर। ये एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटम का था उसकी एक तरह से इन्होंने उसको एक नींव रखी, उसे आगे बढ़ाया। तो श्रोडिंजर ने कहा कि एक बात तो पक्की है। क्या बात पक्की है? कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D मोशन करता है। 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहली बात, ये पहले मैं बता भी चुका हूं, लेकिन श्रोडिंजर ने भी यही कहा कि 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब जरा 3D मोशन को फील करने की कोशिश करिए आप। जब श्रोडिंजर आ चुके हैं तो इनकी 3D मोशन को आप फील करने की कोशिश करिए। चलिए, यहां पर ये न्यूक्लियस एज्यूम करिए आप, यहां पर न्यूक्लियस एज्यूम करिए। न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, किसी भी तरह से भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, ऐसे मक्खी की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है, ए यहां भी हो सकता है, देखो ना, ए ऐसे, यहां देख लो, यहां पर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाए। न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है, 3D वेव है, 3 डायमेंशनल वेव है, वो कहीं भी हो सकती है। यहां मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर ये जेड एक्सिस है, और यहां पर ये हम मान लेते हैं वाई एक्सिस है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x1, y1, z1 हो सकते हैं, यहां ऐसे कुछ हो सकता है, ऐसे यहां पर भी कुछ ऐसे इस तरह से हो सकता है, इस बोर्ड के बैक साइड में भी हो सकता है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को कैसे कैलकुलेशन यानी मैथमेटिकल एस्पेक्ट कैसे लाया जाए, इसको मैथमेटिक्स में कैसे बांधा जाए, क्योंकि जब तक कोई चीज मैथमेटिक्स में बंधती नहीं है तब तक हम उसके ऊपर कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है, अब उसको मैथमेटिक्स में कैसे लाया जाए, मैथमेटिक्स में उसे कैसे उतारा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो जो श्रोडिंजर थे उन्होंने कहा, देखो भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को तो मैं कर नहीं पाऊंगा,
श्रोडिंगर ने कहा कि ठीक है, कॉम्प्लिकेसी बहुत है, कॉम्प्लिकेसी बहुत है। क्या कॉम्प्लिकेसी है भाई? कि इलेक्ट्रॉन 3D है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या उस टाइम की थी कि इलेक्ट्रॉन 3D होने के साथ साथ एक चीज और शो कर रहा था, वो रैंडम मोशन शो कर रहा था। उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल खास नहीं था। रैंडम मोशन श्रोडिंगर ने उसकी ऑब्जर्व करी थी, तो उसने कहा 3D है, रैंडम है। अच्छा, दूसरी बात है कि कहीं भी वो इस न्यूक्लियस के अराउंड ही रहेगा। तो ऐसे सीन में, और सबसे बड़ी समस्या थी कि इलेक्ट्रॉन मास बहुत कम था, तो ऐसे केस में उसने कहा कि इसको हम बहुत अच्छी तरह से जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो उसने जो तीसरी बात कही, उसने कहा कि इससे स्टैंडिंग वेव मान लो। उसने एज्यूम किया, एजम्पशन दिया। क्या एजम्पशन दिया? स्टैंडिंग वेव का एजम्पशन दिया कि आप इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव मान लो, स्टैंडिंग वेव मान लो। अब ये स्टैंडिंग वेव क्या होती है बच्चों, इसे आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टैंडिंग वेव क्या होती है। मैं फिर छोटा छोटा सा रिपीट करता हूं। जैसे एक बैलून के अंदर मक्खी मूव करती है, मक्खी बैलून के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आप थोड़ा सा गुड़ रख लो, एज्यूम कर लो, और उसमें मक्खी छोड़ दो, तो उसमें मक्खी जिस तरह से मोशन कर सकती है, ठीक उसी तरह की मोशन इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है, मक्खी की मोशन भी रैंडम होती है, ये भी रैंडम मोशन करता है। एजम्पशन आई है कि हाँ, इसे स्टैंडिंग वेव मान लो, स्टैंडिंग वेव मान लो। तो हमें स्टैंडिंग वेव के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझनी ही पड़ेगी कि स्टैंडिंग वेव का मामला होता क्या। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपका चल रहा है, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, जब मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पूरा करूंगा तो आपको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आपकी जिंदगी के नजदीक नजर आएगा। तो बच्चों, स्टैंडिंग वेव क्या है? ये स्टैंडिंग वेव क्या चीज होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने गिटार बजाया होगा, गिटार। गिटार में क्या होता है कि यहां पर एक पॉइंट लगा होता है, यहां पर नीचे भी पॉइंट लगा होता है, यहां पर एक धागा बंधा होता है, धागा, ये धागा बंधा होता है। तो आप क्या करते हैं, धागे को थोड़ा सा खींचते हैं ऐसे, या ऐसे करते हैं, उसे छेड़ते हैं। तो जब धागे को आप छेड़ते हैं तो वो ऐसे मूव करता है, इस तरह से मूव करता है। यहां पर फिक्स है, यहां पर फिक्स है। जब दो फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई वेव चलती है तो उसे स्टैंडिंग वेव कहते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं। मैं फिर दोबारा बता दूं, ये गिटार है, ऊपर से बंधा हुआ है, नीचे बंधा हुआ है, यहां पर एक धागा होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा हो तो और भी बताऊंगा मैं। इसको थोड़ा सा टच कर दो, ऐसे ऐसे टच करते हैं, या थोड़ा सा इधर खींच दो तो वो मूव करता है और इस तरह की वेव बनाएगा, उसे स्टैंडिंग वेव कहेंगे। यानी स्टैंडिंग वेव का मतलब है कि दो पॉइंट ये फिक्स हैं, उसके बीच में होने वाली मोशन वो स्टैंडिंग वेव है। यहां पर एक लड़का आप खड़ा कर लीजिए,
यहां पर, ठीक है जी। यहां पर एक लड़का खड़ा कर दिया, यहां पर एक लड़का खड़ा कर दिया। ये खेल तो बहुत खेलते हैं, अब तो पता नहीं, पहले तो खेलते थे। इनके हाथ में रस्सी है, ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, रस्सी है, और ये एक रस्सी है। इस रस्सी को, ये रस्सी है, रस्सी, ये रस्सी है, दोनों ने पकड़ रखी है। ये ऐसे ऐसे, देखो जरा, आपने भी किया होगा, आज घर में कर लो, ऐसे 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 करते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से करते हैं रस्सी को। तो ये ऐसे ऐसे इस तरीके से रस्सी को हिला रहा है। तो जब रस्सी को इस तरीके से हिलाओगे तो फिगर कुछ इस तरह से आएगी, ये फिक्स है, ये फिक्स है, और कुछ ऐसी वेव आएगी, कुछ इस तरह की वेव, इस तरह की वेव बनकर के सामने आएगी। इस तरीके से ये भी एक स्टैंडिंग वेव है, ये भी एक स्टैंडिंग वेव है। दो लड़के आपने खड़े कर दिए, एक यहां खड़ा कर दिया, एक यहां खड़ा कर दिया, एक रस्सी उन्हें दे दी, बच्चे रस्सी को ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हिला रहे हैं, तो वेव जनरेट हो रही है। ये स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव इसे कहते हैं, स्टैंडिंग वेव है। अब बच्चों जरा समझो, समझो, स्टैंडिंग वेव है। अब ये स्टैंडिंग वेव एटम में कहां है, इसको जरा समझिए। एटम में स्टैंडिंग वेव कहां है? यहां पर कहीं पर न्यूक्लियस है, और यहां इस न्यूक्लियस को लिया हमने ऐसे, यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, 3D मोशन है, ये 3D मोशन है, और वेव बनाते हुए चल रहा है। ये स्टैंडिंग वेव एज्यूम करी, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्टैंडिंग वेव एज्यूम करी, किसने एज्यूम करी? श्रोडिंगर ने। ये श्रोडिंगर ने ये इस तरह की स्टैंडिंग वेव एज्यूम करी। चलिए, एक बात तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है, 2D मोशन नहीं करता है। दूसरी बात, और इसका एग्जाम्पल भी दिया, मक्खी को आप एक बैलून में भर लीजिए, रख लीजिए, सॉरी भर लिया सही नहीं है, रख लीजिए, और वो कैसी मोशन करेगी उसे समझने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है, 2D मोशन नहीं करता है। अब दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को एज्यूम करना पड़ेगा स्टैंडिंग मोशन। ये जो है ना, ये बाउंड्री है, इससे आगे फिर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, लास्ट पॉइंट है, इसकी बाउंड्री है, और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ये 3D है, 2D नहीं है। इस बात को भी आप अच्छी तरह समझ लीजिए। रैंडम मोशन है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपके दिमाग में सब चीजें होनी चाहिए ही चाहिए। अब चलते हैं आगे। फिजिक्स की छोटी मोटी कॉन्सेप्ट, फिजिक्स की। ये स्टैंडिंग वेव है, यहां पर न्यूक्लियस है, यहां पर कहीं चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है,
ये ऐसी मोशन है, कुछ इस तरह से ले लीजिए आप, ऐसा हो गया। यहां पर मैं बना देता हूं, मैं ऐसी मोशन है, कुछ इस तरह की 3D मोशन है। ये 3D मोशन है, कुछ इस तरह की मोशन है, 3D में मोशन है, यानी कि ये 3D वेव है और ये 3D स्टैंडिंग वेव है। तो अब आप जरा समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ है। एनर्जी कहां कम होगी, कहां ज्यादा होगी? यहां पर इसकी एनर्जी 0 होगी, इसकी एनर्जी 0 होगी, या कम होगी या मिनिमम होगी। इस पोजीशन पर इसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहां पर मिनिमम एनर्जी हो जाएगी और यहां पर इस वेव की मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। समझने की कोशिश करिए, एनर्जी के टर्म में इलेक्ट्रॉन को उसने खोजने की कोशिश करी, यानी कि जो श्रोडिंगर थे, श्रोडिंगर ने एनर्जी के टर्म में जो 3D स्टैंडिंग वेव है, 3D स्टैंडिंग वेव की एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करी। 3D स्पेस में उसने इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करी। जहां पर वेव की एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। उसने कहा, सर्च करने की कोशिश करी कि ग्रेटर इज एनर्जी ऑफ 3D standing wave and greater is probability of finding electron in 3D space satisfy नहीं है। तो मैं दोबारा से बना देता हूं, आप देखो, दोबारा फिर बना देता हूं। यहां पर ये न्यूक्लियस है भाई, ये न्यूक्लियस है। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है ही समझना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन है, मैं इसकी वेव बनाता हूं। कैसे भी वेव बन सकती है, कोई जरूरी नहीं ऐसे बनाया जाए, कैसे बन सकती है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन, भाई एनर्जी किसकी वजह से है? सिस्टम की, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही तो एनर्जी है भाई। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से ही एनर्जी है और किसी वजह से एनर्जी नहीं है। तो जहां जहां पर हम एनर्जी को ज्यादा पाते हैं, इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 3D स्पेस में ज्यादा है। तो ग्रेटर इज एनर्जी ऑफ 3D स्टैंडिंग वेव, ग्रेटर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। अब ठीक है, मैं पूरे सिस्टम को फिर रिपीट करता हूं। इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक बैलून में मक्खी को रख लीजिए, वो कैसी मोशन करेगी उसे ऑब्जर्व करिए। 3D मोशन करता है, उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है भैया, उसका मास तो बहुत ही कम है। मास उसका अगर उसमें 1840 की मल्टीप्लाई कर दें तो कहीं जाकर के मास ऑफ प्रोटॉन आता है, कहीं जाकर के मास ऑफ न्यूट्रॉन आता है। तो इस वजह से चार्ज्ड बॉडी है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड ही मोशन करेगा। अब
इन सब चैलेंजेस को देखते हुए जो श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ चीज़ों को करने की कोशिश करी। उसने एनर्जी को देखा कि जो 3D स्टैंडिंग वेव इलेक्ट्रॉन बनाएगा उसकी एनर्जी कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। जब जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी यानी उस 3D स्पेस में, एटम के 3D स्पेस में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब आप आगे चलिए। 3D स्टैंडिंग वेव है ये, 2D वेव नहीं है, 3D स्टैंडिंग वेव है। इसका मतलब है बच्चों कि ये अगर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर भी कहीं पर ये अगर न्यूक्लियस है, गलती हो गई, माफी चाहूंगा, ये अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं हो सकता है, यहां भी कहीं हो सकता है, यहां भी 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 हो सकता है। ये 3D स्टैंडिंग वेव थी, 3D वेव थी, उसकी रैंडम सा था। तो उसने जो श्रोडिंगर जो थे उन्होंने इसको 3D स्टैंडिंग वेव मान करके काम करने की कोशिश करी और उसने कहा कि भैया देखो, आप एनर्जी को थोड़ा बहुत डिटरमिन कर सकते हो, जहां पर एनर्जी ज़्यादा हो 3D स्टैंडिंग वेव की, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब बच्चों आगे चलते हैं, फिर जरा समझिए, यहां पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, इस तरीके से कुछ 3D स्टैंडिंग वेव हैं, कुछ 3D स्टैंडिंग वेव ऐसे हैं, कुछ 3D स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे हैं, इस तरीके से हैं। कुछ और तरीका भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी और तरीके से भी हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं ये 3D वेव है, ये 2D वेव किसी भी हालात में नहीं है। ये 3D वेव है, ये 3D वेव है, ये 2D वेव किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में नहीं है। इसमें एक चीज लाए, एम्पलीट्यूड फंक्शन, एक चीज लाए एम्पलीट्यूड फंक्शन। एम्पलीट्यूड फंक्शन इसे रिप्रेजेंट किया गया साई से, ऐसे एम्पलीट्यूड फंक्शन लाए, इसे रिप्रेजेंट किया गया साई से। ये एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड नहीं है, मैं आपको फिर दोबारा से बार बार कहूंगा, ये एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड नहीं है, ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है। यानी कि जिस पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, जिस पर एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है, कुछ ऐसी चीज है, इसी को आगे चल करके वेव फंक्शन वगैरह मान लिया गया। ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है। अब जरा देखिए, फिजिक्स की एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लगाइए कि एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव, कोई भी वेव हो, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, ये क्या होगी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं अलग से लिखता हूं थोड़ा सा, एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की पावर 2। तो यहां पर एनर्जी ऑफ 3D स्टैंडिंग वेव ये आ जाएगी साई की पावर 2
और एनर्जी से ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ऐसे सीन में, इस सिचुएशन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साई की पावर 2 हो जाएगी। तो बच्चों, हमें पावर 2 लाना ही पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हमें एनर्जी देखनी है। एनर्जी क्यों देखनी है? क्योंकि एनर्जी जब हम समझ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, तभी हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा। इन सब चीजों को देखते हुए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन का डेरिवेशन भी मैं करूंगा, तो उस इक्वेशन को हल्का हल्का देख लेते हैं। मोटे मोटे तौर पर इक्वेशन को देखते हैं। घबराने की कहीं से कहीं तक, दूर से दूर तक कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसी को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं, या सिंपली श्रोडिंगर इक्वेशन इसी को कहा जाता है। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, किसी भी सूरत में किसी परेशानी की जरूरत नहीं है आपको, ये मेरी गारंटी है। आपको सब कुछ पता चलेगा। ई क्या है भाई? ये टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वी क्या है भाई? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अभी मैंने कहा भी था काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? ई माइनस वी ही तो आ जाएगा, यही तो आएगा, कुछ और तो नहीं आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसी वजह से हम उसकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, और इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब साई क्या है? मैंने बताया था ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है। ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है। जो 3D स्टैंडिंग वेव थी, 3D स्टैंडिंग वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड फंक्शन है। ठीक है भाई? तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है? 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 टाइम्स 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। एक्स एक्सेस के अबाउट, एक्स एक्सेस पर मैं बिल्कुल बड़े आराम से लिखता हूं, अलोंग एक्स एक्सेस। जहां पर एक्स एक्सेस के अलोंग कुछ भी पॉसिबल था, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस भी कह लो, वो देखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही
डबल डिफरेंशिएशन, 2 टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन किया गया है, डबल डिफरेंशिएशन किया गया है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी बता ही दिया कि ये फिलहाल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, ये डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, ये डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। लाना है हमें क्या? एनर्जी। क्यों एनर्जी लानी है? क्योंकि एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। इस इक्वेशन का डेरिवेशन मैं आपको अगले लेक्चर में दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।